भजन से आपका बालाजी से शुरुआत हुई, मगर सीमा मिश्रा जी, आज हम जब ये नाम सुनते हैं तो राजस्थान को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हमें चुनिंदा 10 गाने निकालने हो तो 8 सीमा जी के निकलते हैं। इस फील्ड में आने के बाद, राजस्थानी गाने के बाद लोग राजस्थानी गानों से जुड़े, उनकी तरफ आकर्षित हुए। मैं कह रही हूँ ना, कम पैसों में ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, उस पे ध्यान दे रहे, क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे। क्वालिटी मेंटेन कोई करना ही नहीं चाहता। पर पल पल तेरी याद सताए ओ पिया है, हाँ सही बात। तो सारे तो धुनें हमारी उठाई हुई है सारी। बिल्कुल बिल्कुल। और शुरू से फिल्मों में राजस्थानी धुनों को तो काम में लेते ही आ रहे हैं बॉलीवुड वाले। कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है, जिसका जितना दर्द अधिक है उतना मीठा गाता है। नमस्कार, विकास राज भाटी नाम है मेरा। मारवाड़ एक्सप्रेस देखना शुरू कर चुके हैं आप। हम सब लोग कई बार गीत सुनते हुए, गजल सुनते हुए, कोई भजन सुनते हुए उस भजन की, उस गीत की, उस लय में इतना रम जाते हैं कि कई सालों साल, कई दसियों बीसियों साल तक वो धुन, वो गीत हमारे मन मस्तिष्क के अंदर छपा रहता है। मगर हम भूल जाते हैं कि उसके पीछे एक फनकार है जो अपनी गले के कंठ से लेकर रात दिन तक उस कंपोजिशन के बारे में सोचना, उसको गाना और गाने के बाद में हर वर्ग तक उसको पहुंचाने के पीछे अलग अलग कलाकारों के हाथ होते हैं। वीणा कैसेट का एक दौर हुआ करता था। हर मांगलिक कार्यक्रम, हर वैवाहिक कार्यक्रम के अंदर आपके हमारे घर परिवार में हम जिन गानों पर थरके हैं, नाचे हैं, सुने हैं, और उन गानों के पीछे एक फनकार जो कैसेट के नीचे एक छोटे से नाम में आती थी, सीमा मिश्रा। हम लोग कई सालों तक उस नाम को तो पढ़ते रहे मगर उसकी फेस को कभी देखा ही नहीं। सोशल मीडिया का दौर आया, AI का दौर आया, तब लोगों ने सर्च किया कि इस नाम को जो हमने इतने सालों तक सुना है, उनकी आवाज को सुना है, उनके कंठ को सुना है, उनके चेहरे को, उनके जीवन को, उनके जीवन दर्शन को जाना चाहे। तो हमने मारवाड़ एक्सप्रेस में विशेष रूप से सीमा मिश्रा जी से बात करने का प्रयास किया। मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये विशेष समय निकाला हमारे लिए। और चूंकि आपका आज व्यस्तम कार्यक्रम है, मगर आपने हमारे मारवाड़ के लिए, आप भुंडार से आती है, हम मारवाड़ एक्सप्रेस चलाते हैं तो पूरा मारवाड़ भी आपके गीतों पर, मैं निजी रूप से जब बचपने में था तब से घूमर, चिरमी, हिचकी, न जाने दर्जनों गीत आज भी हम लोग सुनते हैं। मगर उस गाने के पीछे का जो फनकार है, उस फनकार के बारे में कभी हम जान नहीं पाए। तो आज एक मौका है, आपके बहुत सारे इंटरव्यूज हमने देखे और आज हम विशेष रूप से आपके बैकग्राउंड को जानना चाहेंगे कि सीमा मिश्रा सिंगर के अलावा कहाँ से आता है, क्या एजुकेशन आपकी रही और किस तरह से एक आम राजस्थानी चेहरा और कंठ की आवाज सुर कोकिला बन गई। मेरी शुरुआत, मेरा जन्म तो बिसाऊ में हुआ, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, और जब मैं 1.5 महीने की थी तब मैं कोटा चली गई थी। मेरी मम्मी मुझे कोटा लेके गई थी क्योंकि पापा की सर्विस कोटा में थी। फादर साहब क्या करते थे? पापा प्राइवेट लिमिटेड थी मुंद्रा ग्रुप की, उसमें जॉब थी पापा की। तो मैं 1.5 महीने की कोटा गई, फिर मेरी पढ़ाई और लिखाई सब वहीं शुरुआत हुई। और बचपन से ही मुझे गाने का शौक था, मैं छोटी थी तब से गुनगुनाती थी। पहले चूंकि बच्ची थी तो स्कूल वगैरह में पोयम से स्टार्ट हुआ, कविता को गीत बना के गाया बाल सभा में, या 26 जनवरी 15 अगस्त उन पे मैं गाया करती थी। स्कूल के कंपटीशन में भाग लेती और मम्मी लिख के देती और मैं उनको गाती थी। अच्छा। इस तरह से मेरे गाने की शुरुआत हुई। धीरे धीरे ये मेरा शौक जारी रहा, बड़ी हुई तब भी। फिर मुझे लता जी के सॉन्ग अच्छे लगते थे, मैं उनके गीत सुनती थी और उनके साथ गाती थी और उनको हूबहू गाने की कोशिश करती थी। तो यूं कहें कि पहली गुरु मेरी माँ, दूसरी गुरु मेरी लता जी, जिनको सुन के मैंने गाना सीखा। फिर वहां पे एक कंपटीशन हुआ था जब मैं 10 साल की थी, मास्टर मदन ऑल इंडिया कंपटीशन, सुर संगम संस्थान के द्वारा। उसमें मैंने भाग लिया क्योंकि हमारे एक परिचित थे भैया, उन्होंने बोला आंटी सीमा बहुत अच्छा गाती है, आप फॉर्म भरवाइए, कंपटीशन हो रहा है और ये जरूर जीतेगी। तो उन्होंने फॉर्म भरवाया, मैंने और मेरे बड़े भाई दोनों ने हमने फॉर्म भरा और मैंने सुगम और लोक दोनों में भाग लिया। मैं दोनों में, सुगम में मैं फर्स्ट आई, उस टाइम मैं लोकगीत में सेकंड आई थी। अच्छा। क्योंकि मुझे लोकगीत कम आते थे, लेकिन फिर भी मेरा दूसरा स्थान रहा था बाल वर्ग में। और भैया का किशोर वर्ग में फर्स्ट रहे भैया सुगम में। हम दोनों बहन भाई जीते, हमें बहुत खुशी हुई कि हमने तो कुछ प्रैक्टिस नहीं करी और फिर भी हम जीत गए। फिर भैया ने कहा कि क्यों ना आप इनको कार्यक्रम में भेजा कीजिए, आंटी बहुत अच्छा गाती है ये। तो हमने वहाँ की ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन करी कोटा से ही, और मैं फिल्मी सॉन्ग्स गाने लगी प्रोग्राम्स वगैरह में। लता जी की तैयार करती, उस टाइम चूंकि मैं छोटी बच्ची थी 10-11 साल की, तो फ्रॉक में गाती थी और 2 गाने मुझे गाने का मौका मिलता था।
धीरे धीरे हौसला बढ़ता गया और शोज करते गए, गाने और तैयार होते गए। फिर पापा की जॉब छूटने के बाद मेरे ननिहाल शिफ्ट हो गए, रामगढ़ शेखावाटी, सीकर डिस्ट्रिक्ट। ओके। वहां जाके फिर से हमने स्कूल से स्टार्ट किया, मैंने कॉलेज में भी भाग लिया और जितने भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी कंपटीशन स्कूल की तरफ से होते थे उनमें मैं भाग लेती थी। और ऐसा कोई भी कंपटीशन नहीं था जिसमें मैंने ट्रॉफी नहीं जीती। अच्छा। तो वो जीतने का सिलसिला लगातार मेरा जारी रहा। फिर हमको लगा कि यहाँ पे आगे बढ़ने का कुछ है नहीं, तो यहाँ से बाहर निकला जाए वापस। लेकिन उससे पहले रामलीला जो गांव में होती है उसमें मैंने सीता जी के लिए एक गाना गाया था बैकग्राउंड से। ओके। वो सुना, वहां पर फतेहपुर में एक दो जाटी बालाजी हनुमान जी का मंदिर है जी। उनके जो ऑनर है, जिन्होंने वो बनाया, बोचीवाल जी, वो वहां पे आए हुए थे चीफ गेस्ट में। अच्छा। उन्होंने जब मेरी आवाज सुनी तो उन्होंने कहा ये कौन गा रही है, किसकी आवाज है? तो उन्होंने सुना और उन्होंने बोला कि मैं आपका ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, मेरे मंदिर के आप भजन गाइए हनुमान जी के। और मेरे 2 कैसेट निकले 93 में, पहला ऑडियो मेरा वही हनुमान जी के। 93 जी। ओके। और वो बहुत पॉपुलर हुआ, उसके भजन लोगों ने बहुत पसंद किए। एक भजन तो बहुत हिट हुआ, आओ आओ जी बालाजी मोरे आंगना। तो हमें फिर हौसला बढ़ा, दोनों बहन भाई, हम दोनों ने जयपुर आने का सोचा। आपके भैया का क्या नाम है? राजीव बुटोलिया, वो मेरे से बड़े हैं। अच्छा। और भैया भजन लिखने लगा और हम दोनों मिलके गाते थे। अच्छा, लिरिकिस्ट भी आपके घर में था, सिंगर भी आपके घर में। और सीमा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप 93 की बातें कर रहे हैं, हम राजस्थान में और खासकर एक बड़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी में जीते हैं, जहाँ पर महिलाओं का, आप उस दौर की बात कर रहे हैं जब मंचों पर सिर्फ महल सिंगर हुआ करते थे। आज भी डोमिनेंस मंचों पर जो है वो सो कॉल्ड हमको देखने को मिल जाता है, मगर एक महिला का जीवन और फिर से लीग से हटके जीवन, आमतौर पर जो चूल्हा चौका करने वाली महिलाएं होती है, शौकिया गाने गाती है और छोड़ देती है, मगर आपने एक ऐसी जर्नी जी है जो एक रोल मॉडल बना हुआ है, जो नई बच्चियां गाना चाहती है। तो उस टाइम क्या सिनेरियो होता था जब आप गाने जाते थे या स्टेज पर गाते थे? बहुत ऑब्जेक्शन होता था परिवार में, समाज में। मेरी मम्मी बहुत अच्छा गाती थी और मेरी मम्मी की बचपन से इच्छा थी कि मैं आगे आऊं गाने में, लेकिन वही पुराने विचार और वो सब गाना बजाना अच्छा नहीं मानते थे, तो मम्मी आगे आ नहीं पाई उस जमाने में। लेकिन मम्मी की इच्छा थी कि मैं नहीं आई, मेरी बेटी आनी चाहिए, और वो अपनी इच्छा उन्होंने मेरे द्वारा पूरी करी। मेरी मम्मी की मेहनत है आज मैं यहाँ हूँ। बहुत लोगों ने कहा कि ये गाना बंद करवा दो इसको, तब हम रिलेशन रखेंगे, लेकिन मम्मी ने किसी की नहीं सुनी। मम्मी ने कोई रिलेशन रखे नहीं रखे, ये तो गए। अच्छा। और उसी का नतीजा है आज मैं यहाँ हूँ। हम दोनों बहन भाई जयपुर शिफ्ट हुए, जयपुर में आके हमने फिर से ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन करी। अच्छा। क्योंकि हमको कोई जानता नहीं था जयपुर में कलाकार, तो सबके साथ वैसे ही हम शोज करने लगे। फिर दोनों बहन भाइयों ने मिलके एक कैसेट और निकाली हमने अपने खर्चे से। अच्छा। और जयपुर क्या के खर्चा आया करता था उन दिनों जब कैसेट वगैरह और रिकॉर्डिंग बड़ी मुश्किल से 2-2.5 हजार रुपए में रिकॉर्ड हो जाती थी उस टाइम। अच्छा। इतना तो हमने अपने पैसे लगा के रिस्क लिया कि देखते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं, किसी कंपनी वाले को देते हैं, कोई लेता है क्या। तो वहाँ की एक लोकल कैसेट कंपनी थी क्लासिक, जयपुर में क्लासिक ऑडियो, उनको हमने दिया कि आप भले इसमें हमें 1% ही दे देना अगर चल जाए, तो ये हमने रिकॉर्ड कर, लेकिन वो बहुत चली। उसके बाद उन कंपनी वालों ने खुद ने रिकॉर्डिंग करानी शुरू करी हमारी कि आपके तो बहुत हिट होते हैं नंबर। फिर हमने बहुत सारी कैसेटें, श्याम बाबा की, हनुमान जी, जीण माता, सभी देवी देवताओं की भैया लिखते हैं और हम दोनों बहन भाई गाते हैं। भजन से आपका बालाजी से शुरुआत हुई, मगर सीमा मिश्रा जी, आज हम जब ये नाम सुनते हैं तो राजस्थान को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हमें चुनिंदा 10 गाने निकालने हो तो 8 सीमा जी के निकलते हैं। वो कल्चरल सॉन्ग, वो लंगा मांगनियार के सॉन्ग कहे या वो मांड गायकी कहे, फोक गायकी कहे, जो आज राजस्थान को रिप्रेजेंट करती है। चाहे इंडियन आइडल के मंच पर किसी को गाना हो, अपने घर परिवार में गाना हो, तो केसरिया बालम से शुरुआत होती है। तो वीणा कैसेट की वो जो सीमा मिश्रा जी है, वीणा कैसेट और सीमा मिश्रा, ये अपने आप में सिनोनिम्स बन गया था एक दौर के अंदर। कैसेट कोई भी बजेगी, सिंगर के नाम में हमेशा सीमा मिश्रा जी। ये दौर कब शुरू हुआ आपके जीवन? ये मैं वही बता रही हूँ, हमने क्लासिक से ही एक एल्बम निकाला था लहरियो राजस्थानी जी, उसमें यही सब गीत थे, कुएं पर एकली और ये सब, लेकिन हमने क्लासिक के लिए गाया था। वो बहुत पॉपुलर हुआ लहरियो करके। वो गीत सुना जब मालू जी ने, तो उन्होंने हमें बुलाया जी।
कि आप हमारे लिए गाओगे क्या। उससे पहले मैं टीवी के जिंगल्स वगैरह ये रिकॉर्ड करती रहती थी। निर्मल मिश्रा जी ने एक टेलीफिल्म में भी मेरे से गाना गवाया था, जो बाल विवाह के ऊपर एक टेलीफिल्म बनी थी उसमें। तो उन्होंने भी बोला कि बच्ची वो बहुत अच्छा गाती है, मालू जी आप उससे मिलिए। और फिर हमारा लहरियो निकला, तो वो दोनों बात उनको क्लिक हुई, उन्होंने मुझे बुलाया। और फिर हमारा पहला एल्बम चांद चढ़ो गिरनार निकला, जो निर्मल मिश्रा जी का संगीत है और मैंने गाया। अच्छा, जब पहली बार वीणा में आपने रिकॉर्डिंग करी है, आपका क्लासिक में जब पहली बार रिकॉर्ड हुआ, तब आपने सोचा था कि इस तरह की फिल्म मिलेगी पूरा राजस्थान और पूरे प्रदेश भर में या पूरे देश भर में इस तरह से जानेंगे कि राजस्थानी संगीत का मतलब ही सीमा मिश्रा हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं सोचा था। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस था मुझे अपने आप पे कि कुछ भी करेंगे वो फेल तो नहीं होगा, क्योंकि आज तक कभी हारे ही नहीं थे। चाहे वो कंपटीशन हो, कुछ भी, हमने जो भी प्रयास किया भगवान ने हमें सफलता दी थी। तो ये विश्वास था मन में और वो विश्वास जीत गया। अच्छा सीमा जी, एक आजकल के मंचों में या आजकल के दौर के जैसे गाने आ रहे हैं, लिरिक्स तो लगभग खत्म ही हो गए हैं, रैप का जमाना आ गया है। तो आप ये सब गाने सुनती है कि आप भी हमारे ही परिवेश का हिस्सा है, कैसा महसूस होता है? एक आपका दौर था 90s का जो एरा था, लिरिक्स भी बहुत अच्छे थे, गाने वाले भी बहुत अच्छे थे और सुनने वालों में भी बहुत सारे लोग ऐसे सामीन हुआ करते थे जिनको क्लासिकी का नॉलेज होता था। आज की जो ये फोड़ था, ये अखरती है कभी आपको? बहुत अखरती है। मैं तो हर जगह बोलती भी हूँ। चलो, ये मुझे खुशी होती है कि मेरे इस फील्ड में आने के बाद, राजस्थानी गाने के बाद, लोग राजस्थानी गानों से जुड़े, उनकी तरफ आकर्षित हुए, चाहे वो किसी भी तरह से उनको रिकॉर्ड तो करने लगे, लोग इस फील्ड में उतरे। लेकिन उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि आप करिए, नया भी करिए, लेकिन उसमें मिलावट मत करिए। जो भी करिए प्योर करें। ये रिमिक्स और रैप डाल देते हैं ना, तो वो हमारी आत्मा खत्म हो जाती है। आपने एक जगह बहुत सारे उदाहरण भी बताए थे कि फाल्गुनी जी का वो कौन सा गाना था वो? बहुत सारे गाने हैं, धुनें हमारी है, बस उन्होंने हिंदी लिरिक्स लिख दी है उस पे। अच्छा, बहुत सारे हैं। चूड़ी जो खन की हाथ में, ये चिरमी पे है अपना, चिरमी, खड़ी नीम के नीचे के ऊपर, पल पल तेरी याद सताए ओ पिया है। हाँ, सही बात। तो सारे तो धुनें हमारी उठाई हुई है सारी। बिल्कुल बिल्कुल। और शुरू से फिल्मों में राजस्थानी धुनों को तो काम में लेते ही आ रहे हैं बॉलीवुड वाले। सही है, सही। तो बस मैंने इसलिए ये बात बोली थी कि लोगों को अपने मूल गानों को जरूर सुनना चाहिए। अगर मैं चिरमी नहीं सुनी होती या गाई होती तो मुझे नहीं पता चलता कि ये गीत चिरमी पे है। हम सुनेंगे तभी तो पहचानेंगे। आज देखो नैनारा लोभी कितना वायरल हो रहा है, क्योंकि लोगों ने नैनारा लोभी सुना है, तभी तो उन्होंने उसका ऑब्जेक्शन किया है। नहीं सुनते तो कैसे करते? हाँ, तो बहुत सारे लोग हैशटैग करके जावेद साहब तक को कर रहे हैं। जावेद साहब बताइए, ये रुनझुन शब्द वगैरह कहाँ से आपने निकाले, कहाँ से ये करे? तो राजस्थान की क्लासिकी, राजस्थान का गायन बहुत समृद्ध रहा है और आपने वो अरा और युग जिया हुआ है। नए जो फनकार आ रहे हैं वो आपाधापी में, सब्सक्राइबर में, व्यूज में और सोशल मीडिया की जाल में फंस जाते हैं, तो जल्दी से संगीत गाना भूल जाते हैं और ट्यून के जो एप्लीकेशन आ गए उसमें आजमा रहे हैं। उनके लिए क्या नसीहत है सीमा जी? बस वही कह रहे हैं कि शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। जल्दी फेम हासिल करने के लिए ये सब करते हैं लोग कि प्रसिद्धि कैसे मिले। तो मेरा कहना यही है, वो कछुआ और खरगोश वाली बात है। स्लो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आगे लंबे समय तक रहेंगे। शॉर्टकट न अपनाएंगे तो थोड़े समय हम चल जाएंगे लेकिन फिर डाउन आ जाएंगे। इसलिए हमेशा शॉर्टकट नहीं देखना चाहिए, या खाली फेम या पैसा ही नहीं देखना चाहिए। अच्छा सीमा जी, इन दिनों हमने सुना है आपने अपना भी कुछ नया स्टार्टअप शुरू किया है म्यूजिक को लेकर, बताइए हमारे दर्शकों को क्या है? मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि स्वर माधुरी मल्टीमीडिया जो हमारा अपना चैनल है, उसको 3 नवंबर की उसकी लॉन्चिंग हुई थी और उस पे अभी हमने 3 भक्ति और 2 अभी विवाह से संबंधित गीत डाले हैं, जिसमें एक भात है और एक अभी रिलीज हुआ है 7 तारीख को मेहंदी। तो आप सब जरूर सुनिएगा स्वर माधुरी मल्टीमीडिया पर। और इसको शुरू करने का उद्देश्य भी यही था कि वो पुराना दौर खत्म सा हो रहा था। लोग कहने लगे थे पहले वाले गाने क्यों नहीं आ रहे, आप क्यों नहीं गा रहे। अब लोगों को ये तो पता है नहीं कि हम तो गाना चाहते हैं लेकिन कंपनी वाले गवाना ही नहीं चाहते, वो इतना खर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। वो भी उसी दौड़ में शामिल हो गए कि जैसे कम पैसों में लोग कमा रहे हैं हम भी वैसे ही कमा लें।
तो जब वैसे गीत मिलेंगे नहीं तो हम गाएंगे कैसे? तो इसलिए मुझे अपनी कंपनी शुरू करनी पड़ी कि लोगों को फिर से वैसे गाने दे सकूं। आपने डीवीडी, सीडी, फिर मेमोरी कार्ड, उसके बाद में डीवीआर, उससे बदलता हुआ जमाना आज एआई पे आ गया है। तो टेक्निकली म्यूजिक कितना बदल गया है। एक जमाना था कि पूरा साजो सामान हुआ करता था, 10-12 लोगों की टीम होती थी, तबले पर, ऑर्गन पर, गाने वाला जमाना पर। नहीं था भैया, अभी भी है, लेकिन लोग उसको यूज नहीं करना चाहते। मैं कह रही हूँ ना, कम पैसों में ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए उस पे ध्यान दे रहे, क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे। क्वालिटी मेंटेन कोई करना ही नहीं चाहता। जो एकॉस्टिक का मजा है वो सीक्वेंसिंग में नहीं है। अब जो एआई से वीडियो बनते हैं, एक रियल आर्टिस्ट करे और एक एआई से बने, दोनों में कितना फर्क है? बहुत फर्क हो रहा है। तो वही चीज है। तो अभी हमने वही चीज करी है, वो सारे साजो सामान सब हमने लिए हैं वापस, वही उसी खर्चे में उसी लेवल का ये करेंगे। अपना स्टूडियो जयपुर में ही है? नहीं, स्टूडियो हमारा नहीं है, हमारा लेबल है। रिकॉर्डिंग हमने वहीं की है जहां हमारे पुराने सॉन्ग्स होते थे। हम दिल्ली जाके रिकॉर्ड किया है, पूरी टीम वही है, सिंगर वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ लेवल चेंज हो गया है। तो जो 90 के दशक का राजस्थानी संगीत का जो माधुर्य घुलता था वो वापस हम सबको देखने मिलने वाला है। और जो पुराने अंदाज में सीमा जी के गाने सुनने वाले थे उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है कि पूनम मैडम ने अपना खुद का स्टार्टअप म्यूजिक के लिए एक नए तरीके से, एआई का जमाना है तो नए तरीके से शुरू करा है। आप लोग जरूर इनके जरूर सुनिएगा, अपनी कमेंट और अपने सुझाव हमें दीजिएगा, किस तरह का आपको लग रहा है गीत। कोई सुझाव हो तो देंगे तो हम उसमें और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जो दौर चला गया था उसे हमें वापस लाना है। बीच में वापस डाउन हो गया राजस्थानी संगीत, उसको वापस से हमको उसी लेवल पे खड़ा करना है। तो आप सबके सहयोग के बिना ये संभव नहीं होगा। तो आप सब उतना ही प्यार आशीर्वाद देंगे तो मुझे और संबलता मिलेगी और आगे बढ़ने की। सीमा जी की गायकी सिर्फ संगीत के लिए ही नहीं बल्कि हमारी राजस्थान की जो भाषा है इसकी मान्यता के लिए बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। मगर जब भी हम हमारे भाषा के लिए लड़ाई करते हैं तो साहित्य के बाद में जो दूसरा सबसे बड़ा विकल्प होता है वो गायकी और संगीत का होता है, जो हमारी दादी को याद है, जो हमारी बहनों को याद है। तो आप एक राजस्थानी भाषा की मुहिम को भी अपने साथ लेके चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो हर जगह बोलती हूँ कि राजस्थानी बोलना चाहिए। आज हम हिंदी में बोल रहे हैं, ये भी हम गलत बोल रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक कारण भी है क्योंकि बहुत से लोग राजस्थानी नहीं समझते हैं। ये जो हमारा पॉडकास्ट या इंटरव्यू जो भी है वो हर भाषा वाले देखते हैं, तो उनके लिए हमें हिंदी में बोलना पड़ रहा है। लेकिन मैं जो राजस्थानी भाषा सबसे यही कहना चाहूँ, अपनी भाषा में बात करो, अपनी भाषा ने प्रमोट करो, बच्चा ने सिखाओ, अपना गीत सुनो, अपने कल्चर ने अपनाओ, अपनी वेशभूषा, अपने खान पान के साथ जुड़े रहो। जदी मारो कल्चर जिंदा रहसी, जदी मारी भाषा जीवित रहसी और जदी मारी भाषा ने मान्यता मिलसी। सीमा जी को बहुत अच्छी मारवाड़ी आती है और मैं तो बहुत अच्छी मारवाड़ी आप सगला वास्ते बोल सकूं। सीमा जी, आखिर में आप व्यस्तम समय है, आपने वापस जयपुर निकलना है। आखिर में चूंकि आप मारवाड़ी दरामा बैठा हो और आपकी पूरी पढ़ाई, आप पूरा जीवन टूंडार में, जयपुर में उन जगह निकले हो, तो मैंने मारवाड़ में जब भी शादी हो गए 4 दिन पहले डीजी बजनी शुरू हो जाए ना, आज भी आप शादी ना देख सको कि वह झनकारा लाग रही है। तो मैंने मारवाड़ एक्सप्रेस में और मारवाड़ क्षेत्र वाला वास्ते आप स्पेशली कई कहना चाहो कि आप रा गाना मारे हिसाब मोना जो बुढ़ा बटका है वे भी रात रा बैठा बैठा चिरबिरा दाड़ा चार करता रहा करे, तो उन लोगों के लिए आप विशेष रूप से क्या कहें? के लिए यही कहना चाहूँ कि थे जो संस्कार बच्चा में दे रहे हो वे देता रहो। बूढ़ा बडेरा के ना बच्चा ने बिठाना चाहिए। आजकल के होगो एकल परिवार की वो प्रथा चाल गई, दादा दादी सागे बच्चा रहना कौन चाहे, परिवार में कौन रहना चाहे, जॉइंट फैमिलियां खत्म होगी। तो मैं यही कहना चाहूँ सब अपने परिवार के सागे हिलमिल करो, हमारे बडेरा से सीख लो और गीता ने सुनो और समझो, माँ को अर्थ समझो तो थाने ज्यादा आनंद आसी। बस यही निवेदन करना चाहूँ। तो आप सीमा मिश्रा जी थे, किसी परिचय के आप मोहताज नहीं है। आपने अलग अलग हवालों से इस कंठ का कोई ना कोई गीत में बड़े दावे से कह सकता हूँ कि आपने अपनी इस उम्र में जरूर सुना होगा और आज आपने साक्षात रूप में उनको देखा है, सुना है। जीवन का अच्छा खासा संघर्ष है, शेखावटी से कोटा, कोटा से फिर जयपुर, जयपुर से फिर अपने पैसों पे पहली कैसेट को लॉन्च करना और उसके बाद में बुलंदी के उस शिखर तक जाना जब राजस्थानी गीतों का पर्याय सीमा मिश्रा जी बन जाती है। आज जेतारंग में इनका एक बहुत सुंदर सा कार्यक्रम था
था, तो हमने विशेष रूप से उनको इनवाइट किया। आप हमारे मारवाड़ एक्सप्रेस के ऑफिस में पधारे और हमारे मारवाड़ एक्सप्रेस के सुनने वाले सब श्रोताजनों के लिए और खासकर गायकी से बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू हम आपको दिखाते रहे हैं। तो इसी श्रृंखला के अंदर ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, गायकी वालों के लिए महत्वपूर्ण होगा, और इसको सुनने वाले दिग दिगांतर तक बहुत सारे लोग इस इंटरव्यू को जब सुनेंगे उनके लिए एक परिपथ बनने के लिए तैयार होगा कि किस प्रकार संघर्ष के बीच में राजस्थानी भाषा और उसका संगीत जीवित रह सकता है। बाकी मेरा नाम विकास राज भाटी है, आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे थे। इसी प्रकार के लोक संस्कृति से जुड़े हुए पुरुषार्थी लोगों का इंटरव्यू और अच्छे लोगों का इंटरव्यू देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।